नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका द इंफोटेनमेंट बॉक्स में। मैं इंजीनियर हर्ष श्रीवास्तव आज आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारी नई चीज़ें समझी हैं और कैसे इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे अपने आप को प्रूव कर रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में होने वाले G20 समिट के बारे में। तो G20 के बारे में, भारत में होने वाली G20 के बारे में बात करें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये G20 का क्या मतलब है। तो G20 जो है ये इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब है ये एक ऐसा फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहाँ पे 19 कंट्रीज, 19 राष्ट्र, एक यूरोपियन यूनियन और भारत के जो प्रस्ताव के बाद इसमें अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल होने जा रहा है। तो ये जो G20 है, ये G20 एक ऐसा फोरम है जहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पे चर्चा होती है। आपको बता दें, G20 का जो फॉर्मेशन था ये सन 1999 में हुआ था, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चा करने के लिए। इसके बाद यह मीटिंग्स होने लगी और 2008 के बाद यह तय किया गया कि अब यह मीटिंग हर साल एक बार होगी और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो हैं, जो कंट्रीज हैं और जो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन अब जो जुड़ा है, ये इस चीज़ का चार्ज लेंगी कि उस मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। आपको मैं बता दूं, हर साल इस G20 जो मीटिंग होती है इसका एक नया अध्यक्ष बनता है जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, इस समिट को ऑर्गेनाइज करता है अपने राष्ट्र में। और पिछले वर्ष के मुताबिक, जैसे पिछले वर्ष बाली में यह मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, तो अब इंडोनेशिया से लास्ट ईयर इसको इंडिया को दिया गया था, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जो इसका हैमर है उसको प्रोक्लेम किया था और उन्होंने इस साल G20 को इंडिया में ऑर्गेनाइज करने की वहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और उसी क्रम में अब इंडिया में ये G20 समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ये लगभग टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 80% ऑफ कंट्रीब्यूशन है। इसमें लगभग 60% का जो टोटल लैंड है वर्ल्ड का वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसमें टोटल लगभग मान के चलिए आप 60 to 70% जो हमारा जो ट्रेड होता है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये वो बड़ी कंट्रीज हैं जिनमें लगभग 70% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। तो बात कर लेते हैं कि इस मीटिंग में किस किस राष्ट्र ने और किस किस राष्ट्र के अध्यक्षों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अमेरिका, अर्जेंटीना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, कनाडा, रशिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, चाइना, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली और यूरोपियन यूनियन। या इसमें वो जो हमारा G20 जिस नाम से है, ये वो कंट्रीज थी जो इसमें पार्टिसिपेट की थी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें जो दूसरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें पार्टिसिपेशन था। तो इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, द वर्ल्ड बैंक, द यूनाइटेड नेशंस, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसके साथ ही इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये तो बात हो गई इसमें क्या क्या पार्टिसिपेशन हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस समिट में कैसे क्या हुआ। तो कल 9 सितंबर को इस समिट का आगाज हुआ, जब कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए और उन्होंने इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। तो यहाँ पे शुरू होता है गेस्टों के वेलकम से। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इनको वेलकम किया, हर राष्ट्र के अध्यक्षों को। कोर्ट से ही उनका एक भव्य वेलकम होना शुरू हो गया था, जहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स थे विद आर्मी के ऑफिशियल्स और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, इन लोगों ने उनका वेलकम किया था। इसी वेलकम में पारंपरिक लोकगीतों के ऊपर नृत्य और अलग अलग प्रस्तुतियां भी की गई अध्यक्षों के वेलकम के लिए। और उसके बाद उनको उनके होटल्स में भेजा गया। 9 तारीख को जब ये भारत मंडपम की तरफ बढ़े आगे और सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, तो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने इनका खुद स्वागत किया। और इनका स्वागत करते ही जहाँ जिस पॉइंट पे इन्होंने स्वागत किया था वहां पे कोणार्क का चक्र बना हुआ था जो सन टेम्पल में है उड़ीसा में। और जिसका मतलब है, कोणार्क के जो चक्र है उसका मतलब ये है कि समय सबसे शक्तिशाली है और ये समय का चक्र जो है ये चलता रहता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। हम लोग ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों को उसके बारे में बताया, उसका मतलब भी बताया और उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया, सबके साथ फोटो लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, G20 मीटिंग जो 2 दिन की मीटिंग चल रही है, 9 और 10 सितंबर को होनी थी। मैं आपको बता दूं, यह कोई 1-2 दिन का और 1 महीने का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम भारत में पिछले 10 महीने से
चल रहा है और 10 महीने से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जिसको हम कहेंगे, जिनको हम शेरपा के नाम से जानते हैं, वो हैं श्री अमिताभ कांत। ये एक आईएएस हैं जो रिटायर हो चुके हैं और इस समय इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। अमिताभ कांत ये आईआईटी से इन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ है और इन्होंने G20 को कराने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये पहले नीति आयोग के सेकंड सीईओ भी थे और उसके बाद अब इनको ये जिम्मेदारी दी गई और ये सेंट्रल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अमिताभ कांत के एक स्टेटमेंट के हिसाब से G20 के संबंधित जो मीटिंग्स हुई हैं पिछले 10 महीनों में, लगभग 185 मीटिंग 185 मीटिंग्स यहाँ पे की गई हैं, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे, जिनमें 12 डिलीवरेबल्स को इन्होंने अडॉप्ट भी किया, कंसेंसस को सपोर्ट भी किया है, जिसमें टूरिज्म से लेके हेल्थ सेक्टर से लेके इकोनॉमिक डिस्कशन तक भी शामिल हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि इंडिया में ये मीटिंग्स जो हो रही थी ये किस क्रम में हुई हैं और इसमें अभी जो G20 का मेन समिट चल रहा है, जिसमें वर्ल्ड के बड़े लीडर्स आए हैं, जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जिसमें हर जो कंट्रीज में जिनकी मैंने आपसे बात की वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस बार जो भारत में G20 समिट हो रहा है उसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करने के लिए और हमारा मेन गोल है कि हम जो भी चर्चा करें वो टुवर्ड्स हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ लेके चलें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भारत का G20 समिट हो रहा है दिल्ली में बने भारत मंडपम के अंदर। ये भारत मंडपम उसी भूमि पे बना है जहाँ पहले प्रगति मैदान हुआ करता था। वहाँ के कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करके भारत मंडपम का निर्माण किया गया है और लगभग 2700 करोड़ का इसमें खर्च आया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बात किया कि ये जो भारत में G20 समिट हो रही है ये कोई 1 महीने और 15 दिन की प्रिपरेशन नहीं है, ये पिछले 10 महीनों से चल रहा था। इन्हीं 10 महीनों में जो मीटिंग्स हुई थी उसमें जो मेन मीटिंग्स थी, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग्स कई स्टेट्स में हुई, कई सिटीज़ में हुई, जिसमें लखनऊ, बनारस, गांधीनगर, जयपुर, गोवा, हैदराबाद जैसे सिटी शामिल है। इसमें चेन्नई में भी एक मीटिंग हुई थी जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जून में जो मीटिंग हुई गोवा में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टूरिज्म के ऊपर डिस्कशन करने का, जहां पे लगभग 12 कंट्री के ऑफिशियल्स ने सम्मिलित हुए और उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की। यहाँ पे तय हुआ कि ये एमएसएमई जो हमारा टूरिज्म एमएसएमई है उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म के बारे में बात किया गया, यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बात किया गया और यहाँ पे डेस्टिनेशन टूरिज्म के बारे में बात किया गया। इसके बाद जो अगली मीटिंग हुई वो मीटिंग हुई हमारी चेन्नई में, जहाँ पे क्लाइमेट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स पे बात की गई, जहाँ पे ये अडॉप्ट किया गया कि हम एक सस्टेनेबल ब्लू ओशन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और हम इसको इकोनॉमिक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक वे ऑफ डेवलपमेंट बनाएंगे। इसके बाद जो अगली मीटिंग हुई वो होती है जयपुर में, ट्रेड रिलेटेड, जहाँ पे कई सारी चीज़ें डिस्कशन हुई ट्रेड के ऊपर, जो इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं, इंडिया से जो ट्रेड एक्सपोर्ट हो रहा है और जो रूस यूक्रेन के बाद जो क्राइसिस आई है ट्रेड की लाइन में, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। फिर हैदराबाद में डिस्कशन हुआ हमारे फर्दर इकोनॉमिक्स के ऊपर लेके। लखनऊ की मीटिंग में डिस्कशन हुआ इकोनॉमिक प्रेशर और ग्लोबल डिप्लोमेसी के बारे में लेके। तो ये कुछ मीटिंग्स थी जो मेन मीटिंग्स थी जो हमारे मेन समिट था 9 और 10 सितंबर को होने वाला, उसके पहले जो मीटिंग्स की गई थी। इसमें कई सारे कंसेंसस को अडॉप्ट किया गया। मीटिंग शुरू होने के बाद पहले ही सत्र में हमें पता चला कि भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करना चाहिए। जो साउथ का एरिया है इसको हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि निगलेक्ट किया जाता था। तो ये जो हमारा थीम था वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब है कि हम सब एक राष्ट्र एक फैमिली हैं। तो इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी की या एक प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाए और निर्विरोध इसको भी सबने एक्सेप्ट किया। और उसी क्षण हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो गए और अफ्रीकन यूनियन के जो प्रतिनिधि थे उनको लेके आए और उनकी सीट वहां पे रख के उनका वेलकम किया गया और उनको तुरंत से ही स्थायी प्रभाव से उनकी सदस्यता को मंजूरी दी गई। नई दिल्ली डिक्लेरेशन, उसको बिना किसी के आपत्ति के अडॉप्ट कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सूचित किया, जो हमारी G20 की टीम थी उनके अथक परिश्रम की वजह से जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसको इन लोग ने बिना किसी आपत्ति के एक्सेप्ट किया है। हम उसके कुछ चंद आपको मेन पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि डिक्लेरेशन जो है वो लगभग 37 पेजेस का है, जिसमें कई सारे पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, हम उसके बारे में अब आपको बता देते हैं। तो इस डिक्लेरेशन में तो G20 सदस्यों ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और लागत कम करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने का संकल्प लिया है।
G20 इस मीटिंग में ये भी माना गया कि G20 जो समूह है इसमें जियोपॉलिटिकल मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए या जियोपॉलिटिकल विषय पे बात करने का मंच नहीं है, और इसको, इस घोषणा पत्र को सभी ने वहाँ पे स्वीकारा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के प्रयोग की धमकी देने से बचना चाहिए, और परमाणु हथियार इस्तेमाल करने जैसी धमकी भी नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, उसी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और संकटों से निपटने के प्रयासों के साथ साथ कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे और यूक्रेन में व्यापक न्यायसंगत तथा शांति का स्थायी माहौल बनाने संबंधी सभी प्रासंगिक और रचनात्मक कदमों का स्वागत करेंगे। ये चौथा बड़ा पॉइंट था दिल्ली डिक्लेरेशन का। और पांचवा जो पॉइंट था वो था कि किसी भी जगह, किसी भी रूप में, किसी भी तरह के आतंकवाद कृत्य को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रभावी आतंकवाद रोधी उपाय, पीड़ितों के लिए समर्थन, मानवाधिकार की रक्षा, परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं बल्कि पूरक G20 सदस्यों को, विकासशील देशों को इसमें निवेश करना चाहिए, इसकी परियोजनाओं में, और कार्य करना चाहिए ताकि आतंकवाद को हम खत्म कर सकें, जड़ से इसका नाश कर सकें। तो ये 5 चीजें दिल्ली डिक्लेरेशन की जो मेन थी, मैंने आपको वो बताई। आपको पूरा पढ़ना है तो मैं लिंक दे रहा हूँ बायो में, आप जाके दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। इसको अब बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें भारत ने अपना रुख साफ किया है। भारत ने अपना हर तौर पे रुख साफ कर दिया है। भारत ने ये बता दिया है कि वो कैसी भी ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो बहुत क्लियरली स्पष्ट किया है कि ये मंच ऐसे मंच नहीं होते हैं जहां पे इनकी चर्चा की जाए, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इसी G20 समिट में एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया गया था, जिसमें G20 कंट्रीज को बोला गया कि वो सामने आए और इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अपना सहयोग करें, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनके कंबशन से हमें हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ा, हमारे क्लाइमेटिक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम कम कर सकें। और एक बायोफ्यूल अलायंस जो बनाया गया है, इसमें कुछ कंट्रीज़ जो हैं, मैं उनके नाम आपको बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो इन कंट्रीज़ ने उसमें अपना सहयोग दिया है और इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम करना शुरू किया है, जिससे लगभग 20% पेट्रोल के कंजम्पशंस में कमी आएगी। तो आप समझिए ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा सेट किया था इस G20 मीटिंग का, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम लिए हूं मैं। इसी G20 समिट में आपको बता दें कुछ बायलैटरल टॉक्स भी हुई, जो कल के दिन पे हुई थी और आज के दिन पे भी होंगी। कल के दिन पे जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं उसमें इंडिया जापान के साथ बायलैटरल टॉक किया। उसमें जो जापान के प्रधानमंत्री थे उनसे कनेक्टिविटी, कॉमर्स के रिगार्डिंग बात हुई। फिर इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम, ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री हैं यूके के, उनसे साथ बायलैटरल टॉक्स की, जिसमें उन्होंने फिर एम्फोसिस किया कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के जो रिलेशनशिप्स हैं उसको आगे लेके चलें। कई सारी चीज़ों पे बातें हुई, कनेक्टिविटी पे बात हुई, ट्रेड पे बात हुई। फिर जो तीसरी सबसे बड़ी बायलैटरल टॉक हुई थी वो हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में। अब मैं आपको बता दूं, इस बायलैटरल टॉक में सबसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे ट्रेड के रिलेटेड हो, और वहाँ पे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनके रिलेटेड हो। ये कई सारी चीज़ों पे वहाँ पे चर्चा हुई है। आज के दिन पे जो चर्चाएं होनी है उसमें कई सारी कंट्रीज के साथ बायलैटरल टॉक्स होने जा रही हैं, जिसमें फ्रांस के साथ होगी, मैलियन मैक्रोन प्रेसिडेंट वहाँ के, उनके साथ एक बायलैटरल टॉक होगी। फिर वहाँ पे टॉक होगी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं सर्गेई लैवरोव, उनके साथ बातें होंगी, और ऐसे ही कंट्रीज के साथ यहाँ पे आज भी चर्चा चलेगी। इसके बाद रात में लगभग 7:30-8 के पास यहाँ पे अब वो डिनर ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको माननीय राष्ट्रपति भारत की श्री द्रौपदी मुर्मू ने ऑर्गेनाइज किया था इन सभी अतिथियों के वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे शुद्ध हिंदुस्तानी व्यंजन को यहाँ पे दिया गया, परोसा गया। श्री अन्ना, जिसको मिलेट कहा जाता है, उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया। उनको ब्रेकफास्ट में भी इसके कई सारे डिशेस जो श्री अन्ना की बनाई हुई थी वो परोसी गई, और रात में खाने में भी परोसा गया। इसमें कई तरीके के पेय पदार्थ थे, कई तरीके के स्टार्टर्स थे और स्वीट्स थी, और लास्ट में हमारा एक पान भी यहाँ पे इनको परोसा गया, जो भारत के जन जन को पता है भारत का उसका स्वाद। तो ये पूरा कल का घटनाक्रम था। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो आपने देखा होगा। इंडोनेशिया में हुई 2022 की G20 समिट में
प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नीचे इंडिया लिखा हुआ था। और आपने अगर देखा हो, आपने फुटेज देखी होगी, अभी भी आप स्क्रीन पे जो फुटेज देख रहे हैं, इसमें जो फुटेज आ रही है इसमें इंडिया ना लिख के भारत लिखा गया है। तो यह एक संदेश है कि जो इंडिया जिसको हम लोग जानते हैं, अब वो भारत के नाम से भी आगे जाएगा और ऑफिशियली भारत टर्म का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान के लिए। भारत हमेशा से इसका नाम था, लेकिन अब इसको हम ऑफिशियली हर मंच पे इसको यूज़ करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था हम लोग के लिए और ये इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में दिखाया। सुबह जो पहला कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री मोदी इन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ श्री महात्मा गांधी की समाधि पे जाएंगे, राजघाट जाएंगे और वहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। सभी राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो सुबह ही 10:30 बजे का जो तीसरा सेशन है वन फ्यूचर पे बात करने के लिए एकत्रित होंगे। उससे पहले ही ये वहाँ पे जाके बापू को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, यहाँ से वो प्रस्थान करेंगे वियतनाम के लिए, क्योंकि कल 9/11 है और न्यूयॉर्क में हुए ट्विन टावर के हमले की बरसी है। तो जो प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि वो अपने लोगों के साथ अपने कंट्री में रहें। दोस्तों, कल शाम को जो डिनर हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी इन राष्ट्र अध्यक्षों का वेलकम कर रहे थे, तो आपको बता दूं, सुबह जब वेलकम हुआ तो पीछे कोणार्क का चक्र था और शाम को जब वेलकम किया गया तो पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे चित्र लगाया गया था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कई राष्ट्र अध्यक्षों को बताया भी कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो चित्र है उसका क्या महत्व है। और कई राष्ट्र अध्यक्षों ने अपनी रुचि जताई उसके बारे में जानने की, उनसे वार्तालाप किया। अब आपको बता देते हैं, जो हमारे ऋषि सुनक हैं, जो हमारे यूके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय मूल के हैं पहली बात, और वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि वो एक प्राउड हिंदू हैं। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया गया था कि सुबह वो अक्षरधाम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उनको जाना है, वहाँ पे दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, समझेंगे अक्षरधाम टेम्पल के बारे में और उसको अपनी लाइफ में उसके जो वहाँ से सीखेंगे, जो अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं उसको रिफाइन करेंगे। दोस्तों, ये थी G20 में हुई सारी घटनाओं के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया, आपको समझ में आना चाहिए। हम खत्म करते हैं अपनी बातों को यहाँ पे। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे अलविदा दीजिए। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।